नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की जर्जर स्थिति का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रतिगामी सोच वाले देश आतंकवाद का राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश में अब तक 85 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। भारतीय वायुसेना आज सुबह श्रीनगर की डल झील में एयर शो करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात गुलाब के सघन होकर आज शाम तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश तट को पार करने की आशंका। दोनों राज्यों में चेतावनी जारी की गई। ज्योति सुरेखा वेन्नम विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और शारजाह में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को कांटे के मुकाबले में 5 रन से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें जब तक आवश्यक न हो। घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय को आतंकवाद की चुनौतियों के प्रति सतर्क किया। श्री मोदी ने कल शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। उनका संदेश आशा, सतर्कता और संकल्प निष्ठा का संदेश था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को राजनीतिक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी आतंकवाद की दोधारी तलवार का खतरा बन सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। किसी भी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ देश आज अफगानिस्तान की जर्जर स्थिति को एक साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं, जिसे रोका जाना होगा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ाई जानी चाहिए। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हुए। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। समुद्री सुरक्षा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नियम आधारित व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री संसाधनों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने विस्तार के जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें
एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। भारत के कोविड देखभाल प्रयासों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल इस चुनौती से निपटने में सफल रहा, बल्कि वह अब जरूरतमंद देशों को वैक्सीन का निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने वैक्सीन निर्माताओं से भारत आने और यहां वैक्सीन बनाने का आग्रह किया। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। प्रौद्योगिकी की मदद से सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पूरे विश्व के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि ये दायित्व लोकतंत्र में संभव है। When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति है कि बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से सफर शुरू करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। श्री मोदी ने अंत्योदय को एकीकृत समान विकास का माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने भारत में विश्व के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन केंद्र को विकसित करने की भी घोषणा की। उन्होंने अपने संबोधन का समापन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता के साथ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्वाड सम्मेलन तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत में भाग लिया। प्रधानमंत्री अमेरिका की 5 शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मिले और उन्हें भारत में निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। स्वदेश रवाना होने से पहले एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका संबंध और सुदृढ़ होंगे। प्रधानमंत्री 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को स्वदेश ला रहे हैं। ये कलाकृतियां अमेरिका यात्रा के दौरान उन्हें सौंपी गई थीं। श्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा व्यापक और उपयोगी रही, जिसमें उच्च स्तरीय विचार विमर्श संपन्न हुए। श्री श्रृंगला संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया। श्री श्रृंगला ने कहा कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और अपने लिए स्थायी सदस्यता का आग्रह किया। भारत ने भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन में प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने महासभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न अंग तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में हैं। प्रथम सचिव कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की टिप्पणी का जवाब दे रही थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। प्रादेशिक भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। देश में 85 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अभी तक 85 करोड़ 54,78,000 टीके लगाए गए हैं। कल 62,42,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देश में पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 29,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। स्वस्थ होने की दर 97.78% है। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना की जांच भी अन्य सभी राज्यों से अधिक की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 10 करोड़ 36,235 टीके लगाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि अब तक 8 करोड़ 15 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है, जबकि 1 करोड़ 85,10,688 लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका भी लगवा लिया है। राज्य 7 करोड़ 75,81,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच कर देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कोविड-19 संक्रमण अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना का टीका लगवाने के बावजूद हर व्यक्ति को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की आवश्यकता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की जर्जर स्थिति का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रतिगामी सोच वाले देश आतंकवाद का राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश में अब तक 85 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। भारतीय वायुसेना आज सुबह श्रीनगर की डल झील में एयर शो संचालित करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात गुलाब के संघन होकर आज शाम तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश तट पार करने की आशंका। दोनों राज्यों में चेतावनी जारी की गई। ज्योति सुरेखा वेन्नम विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और शारजाह में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को कांटे के मुकाबले में 5 रन से हराया। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चंडीगढ़ में आज दोपहर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है, जबकि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के 5 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की सैन्य रणनीतियों और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बीच अति सक्रिय समन्वय का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 59वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन अखंडता और प्रभुसत्ता को खतरा पैदा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। In the last decade, India has grown stronger in every way and has assumed a greater global role and responsibility. While it is totally committed to peace and goodwill amongst all nations, it has shown its steely resolve that threats to its internal and external security will no longer be tolerated. Our actions in Balakot and Galwan are clear signals to the aggressors that by attempt to threaten our sovereignty will be given a swift and befitting response. जम्मू कश्मीर में वायुसेना केंद्र श्रीनगर डल झील पर आज सवेरे 9 बजे
एयर शो संचालित करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जम्मू कश्मीर सरकार के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एयर शो का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे, जिसका शीर्षक है अपने सपनों को पंख लगाएं। भारतीय वायुसेना के प्रभावशाली एयर शो को देखने के लिए 3000 से अधिक कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्रों के अतिरिक्त लगभग 700 शिक्षकों के कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। यह आयोजन छात्रों को भारतीय वायुसेना और विमानन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों को श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के ऊपर आसमान में हवाई जहाज उड़ाते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा हासिल की गई नई तकनीकी प्रगति से परिचित कराया जाएगा। प्रदर्शन में भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट शामिल होगा। दर्शक पैरामाउंट फ्लाइंग और वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा को भी एक्शन में देख सकेंगे। भारतीय वायुसेना के राजदूत सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम 14 साल के अंतराल के बाद कश्मीर में अपना प्रदर्शन दिखाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी में भारत के पुनर्जागरण युग की महान हस्तियों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। समाज के प्रति अपने अनूठे योगदान के लिए ईश्वर चंद्र का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। वे महान समाज सुधारक, ब्रिटिश शासन के विरोधी और परोपकारी व्यक्ति थे। महान शिक्षक और लेखक विद्यासागर को बांग्ला गद्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने बांग्ला अक्षरों को औचित्यपूर्ण, सरल और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर चंद्र का जन्म बीर सिंह गांव में हुआ था, जो अब मेदिनीपुर जिले में है। विद्यासागर बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इन हालात में भी विद्यासागर ने हार नहीं मानी और स्ट्रीट लाइट में ही पढ़ाई की। पढ़ाई में वे बेहद तेज थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। 1839 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कानून की परीक्षा संस्कृत के माध्यम से उत्तीर्ण की और कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के विभागाध्यक्ष बन गए। बाद में वे उसी कॉलेज में प्राचार्य भी रहे। उन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्र के स्नातक विद्यार्थियों को इतनी उत्कृष्ट शिक्षा दी कि कॉलेज ने ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। विद्यासागर महिलाओं, विशेष रूप से बंगाल में विधवाओं के उत्थान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने खास तौर से बाल विधवाओं की बेहतरी के लिए काम किया। तब बंगाल में बाल विधवाओं की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लोगों की सोच बदली। विद्यासागर ने बहुविवाह के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। विद्यासागर ने महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। समाज के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए विधायी परिषद में याचिका दी। आखिरकार लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत रूप से विधेयक को अंतिम रूप दिया और इस तरह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया। ईश्वर चंद्र को 1855 में स्कूलों का विशेष निरीक्षक बनाया गया। उन्होंने लगभग पूरे बंगाल की यात्रा की और स्कूलों का निरीक्षण किया।
इस दौरान विद्यासागर ने देखा कि लोग कितनी दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। शिक्षा के अभाव के कारण हर तरफ अंधविश्वास का बोलबाला था। विद्यासागर ने शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए पूरे बंगाल में स्कूलों की स्थापना की। 2 महीने में ही उन्होंने 20 स्कूल बना दिए। स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहन देने के लिए ईश्वर चंद्र ने 30 स्कूल तो केवल कन्याओं के लिए बनाए। अविद्याते विद्या दिले अशिक्षाते शिक्षा তোমার কাছে সবাই নিলাম জীবন গড়ার দীক্ষা বিদ্যার সাগর তুমি কান্নারি ঈশ্বর। 1873 में वे करमातार बस्ती पहुँचे, जो अब झारखंड के जामताड़ा जिले में है। यहाँ वो 18 साल से ज्यादा समय तक रहे। अपने अहाते में उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात्रि पाठशाला खोली। अपने उस घर को विद्यासागर नंदन कानन कहते थे। वहाँ उन्होंने जनजातीय लोगों के इलाज के लिए निःशुल्क होम्योपैथी क्लिनिक भी खोला। नंदन कानन बाद में बिक गया। जैसे ही लोगों को ये पता चला, वे उसे बचाने के लिए निकल पड़े। 1974 में बिहार के बंगाली एसोसिएशन ने घर घर जाकर 1-1 रुपए का चंदा लिया और उससे जुटी रकम से नंदन कानन को वापस खरीदा। इसके बाद यहाँ फिर से लड़कियों का स्कूल शुरू किया गया और उसका नाम विद्यासागर स्कूल रखा गया। वहाँ अब भी होम्योपैथी क्लिनिक चल रहा है, जिसके जरिए स्थानीय लोगों की सेवा की जा रही है। विद्यासागर के घर को वैसे ही तैयार किया गया है जैसा उनके समय था। झारखंड सरकार ने महान समाज सुधारक की जयंती के अवसर पर 26 सितंबर 2019 को करमातार ब्लॉक का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्लॉक कर दिया। भारतीय डाक विभाग उन पर 2 बार 1970 और 1998 में डाक टिकट भी जारी कर चुका है। 29 जुलाई 1891 को महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोलकाता में निधन हो गया। महान बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त के शब्दों में, विद्यासागर में प्राचीन काल की प्रतिभा और बुद्धि है, अंग्रेजों जैसी ऊर्जा है और बंगाली माता का हृदय है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी महान हस्ती को नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं।
आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में आज शाम 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शारजाह में कल रात पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से और अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 33 रन से हरा दिया। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम अमेरिका में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में ज्योति का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त कोलंबिया की सारा लोपेज से होगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात गुलाब के और सघन होकर आज शाम तक ओडिशा आंध्र प्रदेश तट पार कर जाने की आशंका है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और साथ के दक्षिण ओडिशा तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ओडिशा में 13 और आंध्र प्रदेश में 5 टीम तैनात की गई हैं। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। तिरुवनंतपुरम और पोर्ट ब्लेयर में बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका जनसत्ता ने लिखा है, मोदी ने पाकिस्तान और चीन को परोक्ष रूप से घेरा, कहा अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए न हो। हिंदुस्तान के शब्द हैं, आतंक का पालन करने वाले सुधरें। अमर उजाला की सुर्खी है, नाम लिए बिना पाकिस्तान और चीन को सुनाई खरी खरी। लोकसत्य ने लिखा है, विश्व शासन की संस्था की गिरती साख पर टिप्पणी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम सचिव स्नेहा दुबे की इमरान को खरी खरी सुनाने पर जनसत्ता ने लिखा है, इस युवा भारतीय राजनयिक ने कहा कि झूठ बोलने वालों की सामूहिक निंदा की जानी चाहिए। कहा हरिभूमि ने लिखा है, भारत की बेटी ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी, कहा पीओके खाली करो। दैनिक जागरण के शब्द हैं, स्नेहा ने तीखे जवाब की परंपरा को बढ़ाया। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटते समय 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों की अमूल्य विरासत को अपने साथ लेकर आने की खबर पर लिखा है, इनमें हिंदू, बौद्ध, जैन 11वीं शताब्दी की ऐसी कलाकृतियां हैं जो तस्करी और चोरी से अमेरिका ले जा गई थीं। पत्र ने इसे उपलब्धि और बढ़ाया मान शीर्षक से दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रतिगामी सोच वाले देश आतंकवाद का राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश में अब तक 85 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। भारतीय वायुसेना आज सुबह श्रीनगर की डल झील में एयर शो संचालित करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात गुलाब के सघन होकर आज शाम तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश तट पार करने की आशंका, दोनों राज्यों में चेतावनी जारी की गई। और ज्योति सुरेखा वेन्नम विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।